नमस्कार, राज्यसभा टेलीविजन पर आपका एक बार फिर स्वागत है। लगातार सुबह से ही हम आपको सिर्फ और हार और जीत के नतीजे नहीं बल्कि ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस हार और जीत में किस तरह के मसले अंदर हैं और क्या ये बताती है सियासत किस तरफ किस दिशा में आगे बढ़ रही है। हम सिर्फ सतह पर नहीं बल्कि गहराई में जाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे नतीजे जो हमारे सामने आ रहे हैं उनका विश्लेषण कर रहे हैं। महाराष्ट्र और हरियाणा में फिलहाल नतीजे आने शुरू हो गए हैं। हरियाणा में अब तक अगर देखा जाए तो 16 सीटों के नतीजे आ चुके हैं। बीजेपी को 8, कांग्रेस पार्टी को 3, INLD को 3 और अन्य को 2 सीटें मिली हैं। अब जो रुझान है वो अब नतीजों में तब्दील हो रहे हैं लगातार बहुत तेजी के साथ, और ये तेजी के साथ ही हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं राज्यसभा टेलीविजन पर। महाराष्ट्र में अब तक 11 नतीजे आए हैं। शिवसेना को 4, बीजेपी को 3, एनसीपी को 2 और कांग्रेस और MNS को 1-1 सीट मिल चुकी है। तो फिलहाल आगे बढ़ें इससे पहले कि हम विश्लेषण में एक नजर हेडलाइंस पर डाल लेते हैं। महाराष्ट्र में त्रिशंकु विधानसभा के आसार, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी। बीजेपी संसदीय बोर्ड तय करेगा आगे की रणनीति। महाराष्ट्र में पृथ्वीराज चौहान की जीत, नारायण राणे हारे, एनसीपी के अजीत पवार और बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस विजयी। हरियाणा में बीजेपी स्पष्ट बहुमत की ओर, INLD दूसरा सबसे बड़ा दल, सत्ताधारी कांग्रेस तीसरे पायदान। हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने स्वीकार की हार, कहा नई सरकार से राज्य के विकास को आगे बढ़ाने की उम्मीद। और शहरी क्षेत्रों में मतदान बढ़ने से चुनाव आयोग संतुष्ट, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव प्रक्रिया पूरी होने को बताया बड़ी सफलता। मतगणना अब निर्णायक दौर में पहुंच चुकी है और अगले ही कुछ घंटों में सभी नतीजे हमारे सामने होंगे। महाराष्ट्र में बीजेपी सबसे बड़ा दल बनता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी ने सरकार गठन के लिए शिवसेना से समर्थन लेने का हल्का संकेत जरूर दिया है। शिवसेना दूसरा सबसे बड़ा दल बनने के करीब है। बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर ने साफ किया कि पार्टी एनसीपी से समर्थन लेकर सरकार नहीं बनाएगी। राज्य में कांग्रेस और एनसीपी को भारी नुकसान हुआ है। हरियाणा के इतिहास में पहली बार बीजेपी सरकार बनाने के बिल्कुल नजदीक है। पार्टी को राज्य में स्पष्ट बहुमत मिलता नजर आ रहा है। रुझानों में INLD दूसरा सबसे बड़ा दल है। और महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे ने सूबे में कांग्रेस की हार की नैतिक जिम्मेदारी ली है। राज्यसभा टीवी संवाददाता राजकमल राव के साथ खास बातचीत में माणिकराव ठाकरे ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जनादेश का सम्मान करती है। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे हमारे साथ है। सर, क्या इस तरह की रिजल्ट आपने एक्सपेक्ट किए थे जब चुनाव की प्रचार हो रहा था? क्या एंटी इनकम्बेंसी आपको इस तरह की इस नतीजे पे पहुंचाया? देखिए, इससे बेहतर रिजल्ट आने की हमें उम्मीद थी, लेकिन हमारे उम्मीद के मुताबिक रिजल्ट नहीं आए, इससे स्पष्ट है। लेकिन हमने जो भी 4 साल ये भी पृथ्वीराज जी चौहान थे और उसके पहले भी काफ़ी अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस महाराष्ट्र में किया है। हर बहुत सारे क्षेत्र में हम 1 नंबर पे रहे हैं। तो ये करने के बाद भी कुछ जिस तरीके से बीजेपी ने प्रचार किया, जिस तरीके से माध्यम का उपयोग उन्होंने किया, तो उसका असर जरूर लोगों के ऊपर हुआ, ऐसा मुझे लगता है। क्या आप एनसीपी के साथ चले जाते तो चुनाव के परिणाम कुछ और होते ही? क्या ये सोच है अभी कांग्रेस में? देखिए, ये तो हमारी सोच भी है और कोशिश भी थी कि हम एक साथ जाए और एनसीपी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़े, लेकिन एनसीपी की तरफ से उस तरीके से कदम नहीं बढ़ाए गए हैं। हमने बार बार कहा है कि साथ में जाना चाहिए, लेकिन एनसीपी की तरफ से कुछ कदम नहीं बढ़ाए गए हैं। अगर साथ में होते तो नतीजे कुछ और ही होते हैं। आखिरी सवाल सर, अब कांग्रेस की पार्टी की तरफ से किस तरह की आपकी प्रायोरिटीज होंगे स्टेट को लेकर के? क्योंकि लीडरशिप आप और पृथ्वीराज चौहान दोनों ही कैंपेन के जिम्मेदार थे, तो किस तरह से देखा जाएगा पार्टी को अभी फ्यूचर? देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि प्रदेश अध्यक्ष के नाते जिम्मेदारी तो मेरी बनती है। मैंने जिम्मेदारी भी स्वीकार कर ली है। तो ये सभी के वैसे तो हमने सामूहिक जिम्मेदारी ही दे चुके थे इस चुनाव में, लेकिन एक नेतृत्व के नाते मेरी जिम्मेदारी जरूर बनती है और पूरा हम प्रयास करेंगे आगे चलकर जो भी जिम्मेदारी पक्षी नेतृत्व की तरफ से मिलती है तो उसके आधार प्रयास करेंगे कि कांग्रेस की जो विचारधारा है पूरे राज्य में भाईचारा बना के रखना है, या डेवलपमेंट की बात हो या गरीबों के हित में बात करने की बात हो, तो लगातार हमारी तरफ से हम करते रहेंगे, हमारी कोशिश जारी रहेंगी।
बहुत बहुत धन्यवाद सर राज्यसभा टीवी से बात करने के लिए। ये थे माणिकराव ठाकरे, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष। कह रहे थे कि इंट्रोस्पेक्ट जरूरी है कांग्रेस पार्टी के लिए और आगे की कार्रवाई भी वो तय करेंगे। राजकमल राव, राज्यसभा टीवी। और आइए विश्लेषण की शुरुआत करते हैं, एनालिसिस करते हैं। राज्यसभा टेलीविजन पर 3 बड़े पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार और पॉलिटिकल कमेंटेटर हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। सबसे पहले मेरे साथ हैं विनोद शर्मा, हिंदुस्तान टाइम्स से। बहुत बहुत स्वागत है विनोद शर्मा जी आपका। केवी प्रसाद मेरे साथ मौजूद हैं द ट्रिब्यून से, शीला भट्ट rediff.com से। तीनों वो ऐसे लोग हैं खासकर जो राजनीति को बहुत नजदीक से देखते हैं और बहुत बारीक पैनी नजर उनकी रहती है। इसके अलावा मेरे साथ राजनीतिक पार्टियों के नुमाइंदे भी मौजूद हैं। नलिन कोहली मेरे साथ मौजूद हैं बीजेपी से, शिवसेना से मेरे साथ गजानंद कीर्तिकर हैं, कांग्रेस पार्टी से राजीव त्यागी होंगे और INLD से मेरे साथ दुष्यंत चौटाला भी जल्द मौजूद होंगे। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले विनोद शर्मा, अगर बड़े सवालों से शुरुआत की जाए और फिर हम गहराई में घुसने की कोशिश करेंगे। अभी बीजेपी के प्रवक्ता शास्त्री जो है हमसे कह के गए हैं कि जब हमने उनसे पूछा कि ये जीत बीजेपी की है या ये जीत नरेंद्र मोदी की है, तो उन्होंने शुरुआत की अपने जवाब की और कहा कि बीजेपी नरेंद्र मोदी है और नरेंद्र मोदी बीजेपी है। देखिए, ये तो बेबाक सी बहस है और उस जमाने से चल रही है जब देवकांत बरुआ साहब ने उत्तेजना में कुछ बात कह दी। पॉलिटिकल पार्टीज नेताओं से बड़ी होती है, लेकिन ये उत्तेजना फिर से नजर आ रही है और पॉलिटिकल पार्टीज नेताओं से बड़ी होती है। कांग्रेस पार्टी आज भी है, इंदिरा जी नहीं है। भाजपा कल भी रहेगी। नरेंद्र मोदी साहब का एक कार्यकाल है, वो समाप्त होने के बाद उनका भी रिटायरमेंट होगा। पॉलिटिकल पार्टीज रिटायर नहीं करती। But the BJP seems to be going the Congress way now suddenly. No, I mean, I wouldn't say the BJP is going the Congress way, but you know, celebration, there is a striking similarity when you celebrate your leaders, you know. And I think that the supporters need to be a trifle more innovative. When they do this, they embarrass their leadership. The fact indeed is that Narendra Modi was the linchpin और बीजेपी कैंपेन बोथ इन हरियाणा एंड इन महाराष्ट्र। विनोद जी, मैं चाहूंगी अपनी बात आप पूरी करें, लेकिन इस वक्त गजानंद कीर्तिकर हमारे साथ जुड़ गए हैं मुंबई से। उनसे बातचीत करते हैं, फिर वापस आपकी तरफ आऊंगी। गजानंद जी, स्वागत है आपका राज्यसभा टेलीविजन पर। अभी फिलहाल ये बताइए कि आपकी पार्टी में किस तरह का मंथन है। हमने अपनी आंखों के सामने से गुजरते हुए पूरा जो आपका चुनाव प्रचार था वो देखा है, हमें वो सारी बयानबाजियां याद हैं। उस सबके बावजूद लग रहा है कि आप अपने पुराने साथी के पास फिर से लौट रहे हैं। देखिए, ये जो आज का महाराष्ट्र का इलेक्शन हो गया, उस इलेक्शन में सीधा जो लहर था लोकसभा के समय में, वही लहर वापस आ गई। वही इम्पैक्ट वोटर में था। कांग्रेस के खिलाफ वोट करना है और मोदी जी को पंतप्रधान बनाना है, करप्शन फ्री हिंदुस्तान बनाना है, कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है। महाराष्ट्र में भी वही स्थिति थी और वो स्थिति को लेके आज वो लहर का इम्पैक्ट आज फिर एक बार आ गया। तो पछतावा हो रहा है क्या? इधर पंतप्रधान बनाने की बात नहीं। हाँ, पछतावा हो रहा है आपको? तो ये सब, हाँ मैं सुनता हूँ ना। नहीं, मैं कह रही हूँ आपको ये पछतावा है कि अगर आप थोड़ा सा झुक गए होते और बीजेपी के साथ अलायंस में ही रहते तो शायद एक फेस सेविंग एक्सरसाइज जिसे कहते हैं वो रहती हमारे सामने। नहीं, झुकने की बात नहीं मैडम। देखिए, झुकने का सवाल ही नहीं है। ऐसे बोले तो ये हमारी 25 साल की युति है। 25 साल में समझो कि हम लगातार साथ में 90 में 94 सीटें टुगेदर, 95 में 138 टुगेदर, 99 में 125 टुगेदर, 2004 में 116। यानी ये जो ट्रेंड है महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस के खिलाफ, हम साथ में रह के ये ट्रेंड है। अभी इस समय एक लहर आ गई मोदी जी की जो लोकसभा से चल रही थी, उसका फायदा शायद मोदी जी की पार्टी है कमल को मिल गया, भाजपा को मिल गया। गजानंद जी, ऐसा है ना कि अभी गजानंद जी, दलीलें यहाँ पे ये दी जा रही है कि दरअसल शिवसेना क्यों आगे बढ़कर बीजेपी का हाथ थाम लेना चाहती है। उसके लिए कहीं ना कहीं ये अस्तित्व की बात भी है। उसके लिए ये भी सवाल है कि 15 साल के बाद भी किस तरह से अपने कार्यकर्ता को, अपने वर्कर को, उसकी एनर्जी को जिंदा रखने के लिए कहीं ना कहीं सत्ता के नजदीक रहना, सत्ता के साथ रहना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। तमाम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस को अगर देखें महाराष्ट्र में हम, इसके अलावा यहाँ केंद्र में भी आप साथी हैं, तो आपके लिए ये एक तरह से मजबूरी बन गई थी। क्या वाकई ईमानदारी से आज बात को स्वीकार करेंगे आप? नहीं, देखिए, हमारे देश चलाने के लिए हमारे बड़े भाई भाजपा है। महाराष्ट्र हम उनके बड़े भाई है। ये तो पहले से तय हुआ था। बाला साहब जब भी थे तभी से तय हुआ था। अभी हम लोग झुक रहे, इसका मतलब
कि भाजपा ने शुरू में ही मांगा कि हमको 50% सीटें चाहिए, वैसी नहीं थी स्थिति। हम लोगों ने बढ़ा के दे दिया, हमारे मित्र पक्ष थे जिनके लिए सीटें बंटवारा करने की जिम्मेदारी थी दोनों की, लेकिन हमारे कोटे में से हम लोगों ने 18 सीटें दे दी और ये झुकने का काम ही किया हमारे बड़े भाई के साथ। ऐसा है ना कि अगर समझो कि हम लोग ऐसे नहीं बोलते कि हम लोग हमारी बातें उनके सामने रखी नहीं, बातें सामने रखने के बाद 18 सीटें देने के बाद अगर मैं सही सुन रही जो हूँ, बचा है उसमें 50%। अगर मैं सही सुन रही हूँ तो क्या आप ये कह रहे हैं कि केंद्र में बड़ा भाई बीजेपी है और राज्य में बड़े भाई हम हैं? हाँ, यानी आपसे दुगनी सीटें लाकर फिलहाल बड़े भाई तो बन चुके हैं फिलहाल बीजेपी महाराष्ट्र में भी। अभी बीजेपी की मनीषा पूरी हो गई। 25 साल तक हम लोग साथ में लड़े, 25 साल तक उनके और हमारे सीटें इतने बड़े तादाद में आ गए, हम लोग सरकार एक दफे बना पाई। बाकी समय हम लोग सरकार ने, लेकिन हम सबसे मजबूत साथ में हमारे अपोजिशन पार्टी चल रही थी हमारी। गगन जी हमारे साथ आप रहिए, हम और सवालों के साथ आएंगे। मेरे साथी फ्रैंक भी यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी आपसे सवाल पूछेंगे और ज्यादा सवाल आपसे पूछे जाने बाकी हैं। कई महत्वपूर्ण सवाल किंग मेकर के तौर पर आप उभर रहे हैं, अगर किंग ना भी कहें तो। विनोद शर्मा वो कह रहे हैं कि बड़े भाई केंद्र में जो है वो बीजेपी है और हम अभी भी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में है। क्या वाकई ये जो रिश्ता है बदल गया है, बड़े भाई छोटे हो गए, छोटे फिर बड़े हो गए? जो इलेक्शन है इसको दो तरह से आप देख सकते हैं। एक तो यह है कि ये इलेक्शन के रिजल्ट किसी ने भी किसी को पूरी तरह से उत्साहित नहीं किया, प्रफुल्लित नहीं किया, कम से कम महाराष्ट्र में। पायरिक विक्ट्री है, पायरिक अंग्रेजी में बोलते हैं, पायरिक विक्ट्री फॉर बीजेपी, पायरिक विक्ट्री फॉर शिवसेना। लेकिन इसको छोटे बड़े के अनुपात में ना देखते हुए हम दूसरी नजर से देखें। मैं ये समझता हूं कि बीजेपी ने और प्रधानमंत्री ने अपना पॉइंट प्रूव किया कि शिवसेना से अलग इलेक्शन लड़कर उनसे ज्यादा सीटें हासिल की। शिवसेना ने अपना पॉइंट प्रूव ये इसलिए इस तरह से किया कि वो परस्पर ये कहते रहे कि हमारे बिना आपकी सरकार, कोई सरकार महाराष्ट्र में नहीं बन सकती। वो भी आज के दिन सही है, उनके बिना महाराष्ट्र में सरकार नहीं बन सकती। अगर बन सकती है तो ऐसी पार्टी के साथ गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ेगा जिस पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलकर वो इलेक्शन में उतरे थे, जिसका नाम एनसीपी है। कांग्रेस के साथ तो सवाल ही नहीं पैदा होता। एनसीपी के बारे में अटकलें लगाई जाती हैं, लेकिन मेरी जाती राय ये है, माय पर्सनल ओपिनियन इज दैट द एनसीपी वुड नॉट टेक दिस रिस्क, दो द प्राइम मिनिस्टर, गिवन दैट he doesn't want any hurdles or any roadblocks in his policy formulations and their implementation, that he would like to have a less fussy ally than Shiv Sena. Shiv Sena will prove to be a fussy ally for the simple reason that even if they don't get the chief ministership, they may want replication of the NCP Congress model, Indeed, where the Congress got the chief ministership, but the NCP got the plum portfolios. फ्रैंक, आप गजानन जी का रिएक्शन लेना चाहेंगे? विनोद शर्मा इस बात पर कह रहे हैं। Yeah, certainly. I mean, that's something that Mr. Kritika, that you need to react to. There you have it, of course, saying that, you seem to be reaching out right now to the BJP. Are you going to woo the BJP? What is it that you're going to do to try and ensure that you form an alliance there with the BJP in Maharashtra? Because clearly you want to form the next government with the BJP. गजानन जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? हाँ, यस, मेरे लिए क्वेश्चन हो जी, आप ही के लिए सवाल था जी। देखिए ये सवाल बीजेपी के साथ सत्ता करने की नया नहीं है, हमारे लिए नई बात नहीं है। मैं बोला हम कर चुके हैं एक दफे 95 में, हम लोग ऐसे नहीं बोलते। लेकिन अगर समझो ये अगर गठबंधन फिर गवर्नमेंट बनाने के लिए होने की जरूरत है तो उसके लिए प्रस्ताव भी बहुत रहता है। एक दफे हम लोगों ने प्रस्ताव एक दूसरे से आदान प्रदान करके एक गवर्नमेंट हम लोगों ने किए है, लेकिन इनके जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो क्या तय करेंगे, हमारी भी उद्धव जी ठाकरे क्या तय करेगा, अभी तक उसका अंदाजा आया नहीं है। लेकिन ये नई बात नहीं है हमारे लिए। Okay. Nalin Kohli, I want to come to you now. Of course, you've been patiently listening to everything that's been happening. After spewing venom for almost a month, the Shiv Sena seems to have softened its stance as far as the BJP is concerned. Trying to reach out to you. So, would you an olive branch is being extended to the BJP? Is it something that you want to accept immediately?
I think you have to understand that the parliamentary board will look at everything after the final outcome is known. There's hardly anything I can comment on. We don't know what all has transpired on it, but the fact of the matter is that now we have an electoral outcome after having contesting it separately. So that one part has been answered. The BJP has gained. What is history? I don't completely agree with how Vinod Bhai has looked at the election outcome. I think on the contrary, it's a very, very, very good election outcome. 4 to 45 plus in Haryana is outstanding. In Maharashtra, for us to go into 3 digits for the first time in our history is a big thing. For the first time, a party in 30 years is getting 100 seats on its own is also a very big thing. If I recall, no, the Congress about 20 years. But as far as the BJP is concerned, the decision hasn't really gone against us that way. We are short of the halfway mark. How short we are, we will know once the final outcome is there, because even as we speak, there may be a good number of seats that are very closely being contested. Well, no, Naren, I said that, while the victory is decisive in Haryana, and it has to be accepted, Of course. and the credit for that goes to just the Prime Minister, your mascot there in the state, because you have no known faces in that state, and you didn't project anybody as Chief Minister. What I described the outcome in Maharashtra as Pyrrhic, Acha, I that is the word I used, and I thought you won't disagree with that word. It's I appropriate. didn't hear it. No, that's your And it's a interpretation. Pyrrhic victory where nobody is 100% satisfied. I mean, neither Shiv Sena nor the BJP. Of course, there is no reason for the NCP and the Congress to be satisfied, because it's a judgment against them. So because BJP is short of that magic figure, and because it is not able to form a government of its own, I think that it may have to resort to the model the NCP Congress had, if they decide to come together, where you may have the chief ministership and you may have to forsake some plum portfolios, which is not going to be an easy thing to do, given that the Prime Minister wants policy implementation quick, policy formulation quick, and he said in his opening rally that if he has to repair the country's economy, he wants power in Mumbai and in Maharashtra. And may I say that the olive branch was extended from the very next day. The Prime Minister in his first speech did attack the Shiv Sena, calling them as patrons of gundas and extortionists. But the next day he said he's not going to attack the Shiv Sena, he's not going to take on the Shiv Sena. So BJP kept that option open from the very start. लेकिन विनोद जी, शिवसेना का ये रवैया नहीं रहा। बीजेपी ने जरूर Yes, शुरुआत में Shiv Sena कहा was the one which was कि बाल going ठाकरे on, की वजह blasting all से, the guns at बाल them. ठाकरे की वजह से हम जो हैं वो शिवसेना पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन शिवसेना का रवैया बिल्कुल ऐसा रहा कि सबसे पहला अगर कोई उन्होंने प्रतिद्वंदी देखा चुनावी तो वो बीजेपी रही। क्या वाकई आपको नहीं लगता कि मतदाता की जो याददाश्त है वो इतनी कमजोर भी नहीं होती? नलिन? हाँ, अच्छा, दो बातें। पहले तो विनोद जी, that's a fair comment in terms of expectation levels. Certainly that's a fair comment. Second is, but what's important is that somewhere, if you look at the whole national scenario, coming back to larger seats for a party that is seen as being able to meet the aspirations of India is a big movement. The last time we've seen any party get more than 100 seats in Maharashtra was 1990, the Congress. After 1995 or 1995 onwards, no party has gone into triple digits. So that's why I'm drawing satisfaction with this. Where this could have gone in terms of expectations, certainly that's a fair comment. The second is about जो आप पूछ रहे हैं आरिफा जी कि वोटर उनके मन में क्या रहता है कि क्योंकि चुनाव की जो लड़ी जाती है, मुझे लगता है कि भारत का वोटर उसको वो ज्यादा मिच्योर है, जहां हम लोग जो है उसको कम मिच्योर समझते हैं स्टूडियोज के अंदर में, ऐसा नहीं है। वोटर जो है बहुत उसके वो बहुत मतलब वोटर के सामने हम सबको नतमस्तक होना चाहिए, क्योंकि ऐसा हम लोग ये बैठकर अपना आकलन करते हैं। और मैं आप या अपने सब, मैं जनरली बात कर रहा हूं, जब हम डिस्कशंस करते हैं सारे, उसमें एक ऐसी बात होती है कि नहीं क्या वोटर लेगा, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है उसके लिए, लेकिन वोटर अपने आप संदेश भेजता है और वो संदेश लगातार हमें मिलता है, हम कई बार देखते नहीं है। तो अभी जैसे वोटर ने क्लियर दिया है कि बीजेपी फेवरेट है, तो उस बात को क्या नजरअंदाज किया जा सकता है? सेकेंड बात है कि अभी चुनाव के नतीजों के बाद कैसे बिहेव करते हैं, सरकार कैसे बनती है, क्या है, पार्लियामेंट्री बोर्ड
मीट करेगी, उसके बाद क्या बिहेवियर होता है ये भी इग्नोर नहीं होता है वोटर से। तो वोटर बहुत इंटेलिजेंट कई है। महत्वपूर्ण सवाल हैं, आएंगे वापस आपकी तरफ, लेकिन दो और खास मेहमान यहाँ पर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। शीला भट्ट भी हैं और केवी प्रसाद भी हैं। शीला भट्ट, डिस्कशन को थोड़ा सा, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा सा ये कोशिश करते हैं जानने की कि जो मुद्दे रहे, चेहरों के अलावा, शख्सियतों के अलावा जो मुद्दे रहे हैं, उन्होंने किस हद तक जो वोटर का माइंड है, जो वोटर का मस्तिष्क है, उसको प्रभावित करने की कोशिश की है। विदर्भा का मैं जिक्र कर रही हूँ, यहाँ पर 60 सीटों में 38 सीटें फिलहाल बीजेपी को मिली हैं। हम जानते हैं कि बीजेपी ने के मैनिफेस्टो में ये बात शामिल नहीं थी कि अलग विदर्भ राज्य बनेगा, लेकिन इंटरव्यूज में और स्टूडियो की चर्चाओं में जरूर उन्होंने इस बात को कहा है कि हाँ, हम इसके फेवर में हैं। फिलहाल ये मैंडेट जो मिला है विदर्भा से, 60 सीटें में से 38 सीटें बीजेपी को मिलना, 4 शिवसेना को मिलना, कांग्रेस पार्टी को 11, एनसीपी को 2 और अन्यों को मिली हैं 5 सीटें। क्या ये विदर्भ के बनने की दिशा में मैंडेट है या नहीं? नहीं, मुझे नहीं लग रहा है कि इस वक्त वो कोई मुद्दा पहले आएगा, क्योंकि आप देखिए ये इलेक्शन में जैसे विनोद जी भी कह रहे थे और हम देख रहे हैं कि मैंडेट डिसिसिव नहीं है और उसकी काफ़ी सारी इम्पैक्ट होने वाली है। और आप देखिए कि एनसीपी को 21 सीट वेस्ट में, पश्चिम महाराष्ट्र में मिली है, जहाँ पे मराठा पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो काफ़ी कुछ प्रेडिक्टेबल वे में डिवीजन महाराष्ट्र का हुआ है वोटिंग पैटर्न का। तो मुझे लग रहा है कि बहुत इंटरेस्टिंग डिसीजन, ये वर्डिक्ट आया है। डिसिसिव वर्डिक्ट नहीं है, पर डेफिनेटली बीजेपी की डिसिसिव एज सरकार बनाने की तरफ में है। बीजेपी को फायदा दोनों बाजू से हो सकता है। अगर आगे क्या होगा वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। इस तरीके से ये जो आप बता रही थी, जिस तरह से डिवीजन आया, उस पे से बता सकते हैं कि बीजेपी विल ट्राई टू प्ले एनसीपी कार्ड वाइल डीलिंग विद शिवसेना। ऑन द अदर हैंड, हमारे पास, सब जर्नलिस्ट के पास इंफॉर्मेशन है ही कि कल रात से शरद पवार एनसीपी कैंप बहुत हाइपर एक्टिव है। दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू सी कि क्या हो सकता है, क्योंकि आप सोचिए कि आज बीजेपी अगर शिवसेना के साथ एडजस्टमेंट करके, लेन देन करके अगर सरकार बनाती है तो एनसीपी का भविष्य क्या है? क्योंकि कांग्रेस को तो एक्सपेक्टेड था कि उनको तो मार पड़ने वाली है, एनसीपी के खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी, लेकिन काफी रफ जो है वो वेदर सहना पड़ेगा बीजेपी को शिवसेना के साथ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस वक्त बहुत कुछ हो रहा है। एनसीपी कांग्रेस से भी बात कर रही है, एनसीपी बीजेपी को भी मैसेज दे रही है, तो एक रियल पॉलिटिक्स भी हो रहा है। और उस समय बीजेपी अपनी चाल बहुत होशियारी से करेगी, मुझे लग रहा है, क्योंकि जैसे आपने बहुत अच्छी तरह कृतिकर जी को बता रहे थे कि बीएमसी और बहुत सारी दूसरी टाउन्स की जो महाराष्ट्र में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में जो उनकी पार्टनरशिप है, और यहाँ पे गीते जी है, मिनिस्टर है, तो ये सब भी शिवसेना को भी देखना पड़ेगा। तो शिवसेना भी बहुत कॉन्फिडेंस से बात नहीं कर सकती है कि हम हमारी ही शर्तों पे बीजेपी से जुड़ेंगे। शिवसेना के पास, बीजेपी के पास भी ऑप्शन है। बहुत सवाल आपने महत्वपूर्ण उठाया और यही सवाल लेकर मैं गजानन जी के पास जाना चाहूंगी। गजानन, कीर्तिकर जी, ये बताइए कि फिलहाल अब तक ये लग रहा था, आपने ये भी खुद कहा कि पहले हम बड़े भाई थे, बल्कि आपने अभी भी अपने को बड़े भाई आप कह रहे हैं, लेकिन अब आपको नहीं लगता कि अगर आप बीजेपी के नजदीक जाते हैं, उनके साथ अलायंस बनाते भी हैं, तो बीजेपी की शर्तों पर आपको ये काम करना होगा? मराठवाड़ा का भी मैं जिक्र कर लूं तो मराठवाड़ा में भी सिर्फ आपको 9 सीटें आई हैं और बीजेपी को आपसे तकरीबन दुगनी सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। आपको नहीं लगता कि वाकई अब फिलहाल मतदाता ने जो फैसला सुनाया है उसके हिसाब से जो कंडीशंस हैं, जो शर्तें हैं, वो बीजेपी रखेगी अपने आगे? देखिए, मैं पहले बोल चुका हूँ, ये जो नतीजा था, ये लहर का नतीजा है, मोदी जी का नतीजा है, और उसके लिए ये बीजेपी को इतने भारी संख्या में सीटें मिली है। जैसे कि विदर्भ की बात आपने छेड़ी दीक्षित के साथ, ये विदर्भ का सेपरेशन, ये अगर मुद्दा होता उनका मैनिफेस्टो में जो बोलते, लेकिन मैनिफेस्टो में उन लोगों ने आखिर में ये निकाल डाला था। अगर वो ये होता था तो इतने सीटें मिलती नहीं थी बीजेपी को, क्योंकि आम जनता जो विदर्भ की है वो सेपरेशन चाहती नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप सरकार बनाएंगे और बीजेपी विदर्भ बनाएगी तो आप क्या करेंगे? हमारा विरोध था, हम लोग साथ में सरकार चलाते थे, जब भी विरोध था, जब भी हम लोगों ने ये बोला था कि ये जो हमारा सेपरेट विदर्भ का आपका मुद्दा है, आपको उठाना नहीं चाहिए, हम लोग उसके खिलाफ है।
विनोद जी, आप वाकई कह रहे थे कि मेसी जो है पार्टनर होने जा रहा है। बीजेपी देखिए, शिवसेना विल बी इन रिलेटिव टर्म्स, एज आई सेड, मैं अनुपात में बात कर रहा हूँ, वो ज्यादा डिमांडिंग होगी क्योंकि उसके पास एक अपनी हैसियत पहले से अभी तक जो उनकी हैसियत थी उससे ज्यादा लाए हैं। अभी तो मुख्यमंत्री बनने के लिए बात हो रही है। सीट्स में बिना इजाफा किया बीजेपी है। के इजाफा किया। हाँ, बीजेपी का अचीवमेंट ज्यादा है, बड़ा है, ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि वो ट्रिपल डिजिट में है और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है ऐसी स्टेट में जहां पर उसका अस्तित्व जो है वो सेना पे बहुत निर्भर किया करता था। लेकिन सच्चाई आज भी यही है कि सेना और बीजेपी जो अपने आप को एक दूसरे के नेचुरल लाइ बोलते हैं, वो अगर मिलके लड़ते तो कोई गुंजाइश नहीं पड़ती किसी के स्पेकुलेशन। और विनोद जी, इस बीच दर्शकों को ये याद दिलाना भी जरूरी है कि शिवसेना, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि उन्होंने बेहतर परफॉर्म किया है, 2009 में जहां 16% वोट आए थे शिवसेना के, इस वक्त जो है लगभग 20% वोट आ रहे हैं। देखिए ना, उसी तरह से भाजपा के भी बड़े होंगे। तो इन दोनों ने, अलाइज ने अलग से लड़ते हुए भी अच्छे वोट हासिल किए, अच्छी सीटें हासिल की। उसी तरह से एनसीपी और कांग्रेस, अगर आज के उस संदर्भ में अगर आप देखें, जब इनका गठबंधन टूट गया था सेना और बीजेपी का, तो एनसीपी और कांग्रेस अगर इकट्ठे लड़ते तो उनका जो परफॉर्मेंस है कहीं बेहतर होता, जो उनका अलग अलग परफॉर्मेंस है। तो यहां पर जुदा होने के बाद भी ठीक परफॉर्मेंस रहा दोनों का, और वहां पर अलग होने से परफॉर्मेंस गिर गया, कम हो गया। तो उनको एक दूसरे की जरूरत ज्यादा थी। लेकिन सच्चाई यह है कि इवन टुडे द बीजेपी wants to have a government which may not be entirely their government. And the Prime Minister had set out saying in the city of Mumbai that he needs power, and rightly so, in Maharashtra and Mumbai to be able to repair the country's economy. यही सबसे बड़ा सवाल है। ब्रेक जरूर लेना होगा इस वक्त, और केवी प्रसाद हमारा इंतजार कर रहे हैं। ब्रेक के बाद हम बहस में उनको शामिल करेंगे और भी कई खास मेहमान होंगे। छोटे से ब्रेक के बाद